एग्जाम्पल्स ऑफ 8.3 कंटिन्यूड। लास्ट सेशन में हमने 3 एग्जाम्पल्स कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 4 से और एक एक पार्ट कराने वाली हूँ क्योंकि सब एक दूसरे से डिफरेंट है। चलिए भाई, क्या समझ में आ रहा है? दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए और बी, तो दो बार डेरिवेट करना ही पड़ेगा। dy/dx चेन रूल, ax का a। अरे बी खत्म हो गया, बी खत्म। यहां लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग, यहां भी लिख दीजिएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन भी मिलेगा। एक -1 और आ गया और ए का 0। कहीं से किसी की भी वैल्यू भरने की नीड नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चला मुझे यही मेरा आंसर है? जब ए और बी खत्म हो चुके, मुझे कोई ट्रिक ही नहीं लगानी पड़ी। यहां से यहां पर इसको एग्जाम्पल 3 में देखो क्या जबरदस्त ट्रिक लगी थी सीन भगाने के लिए। पार्ट 1 में भी ट्रिक थी, पार्ट 2 में भी ट्रिक थी। बट हम क्या करें, ये क्वेश्चन इतना इजी था। ए और बी अपने आप ही खत्म होते चले गए। जस्ट वी हैव डिफरेंशिएटेड ट्वाइस। कैपिटल ए और कैपिटल बी भगाना है। कैपिटल ए और कैपिटल बी भगाना है। जब हमने पहले स्टेप में डिफरेंशिएट करा तो बी खत्म हो चुका है। 1/r का -1/r², एक ही स्टेप में बी खत्म। लेकिन वृंदा एंड अनन्या, यदि मैंने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया पार्ट 1 की तरह, तो ए एज इट इज बैठा रहेगा। ए खत्म नहीं हो रहा है। यदि मैंने इसको पार्ट 1 की तरह अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ ट्रिक, इसको ट्रिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यदि मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो अब -a का डेरिवेटिव। पहले स्टेप में बी खत्म हो गया था और अब कैपिटल ए खत्म। बस क्या दिमाग ने कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर डेरिवेट करो। बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के डेरिवेट करोगे तो ए बाहर आके बैठ जाएगा, खत्म नहीं होगा। प्रोडक्ट रूल। बेटा यदि आर भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है? हमेशा कैपिटल ए कैपिटल बी ही कांस्टेंट होते हैं। और क्वेश्चन पढ़, फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है बेटा। और सोच, यदि तो वी किस पे डिपेंडेंट है? यदि सारी कांस्टेंट है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। आर कॉमन लेकर 0 के नीचे भेज दो, आर कॉमन लेकर 0 के नीचे भेज दो और मैच करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। ओ मिस प्रिंटिंग है। 2r के बाद ये dv/dr दोबारा प्रिंट हो गया। r² का ओनली 2r ही होता है विद रिस्पेक्ट टू r। तो बुक में करेक्शन कर लीजिए, रॉन्ग है। बुक में करेक्शन कर लो, रॉन्ग है। और ये शब्द जरूर लिख दीजिए, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने नोटिस किया, इन कंपैरिजन टू 3, फोर्थ इजी निकला।
अब मैं इसका एक बहुत इजी मेथड कराऊंगी, और आप मेरा मेथड और फिर एमएल अग्रवाल का मेथड आप देखो। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमारे अंदर है। हम क्या कर रहे हैं जब से चैप्टर 8 शुरू हुआ है? डिफरेंशिएशन, जिसके हम ऑलरेडी 2 चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर 5 और 6। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमारे अंदर है कि हम उनका सॉल्यूशन पढ़ के समझ सकें व्हाट आर दे डूइंग। तो आप पहले मेरा सॉल्यूशन देखना, फिर एमएल अग्रवाल का सॉल्यूशन देखना, फिर कंपेयर करना कौन सा इजी पड़ रहा है। इससे एक और हमें लर्निंग मिलेगी कि यार क्वेश्चन तो कई तरीके से हो सकता है। अब जैसे तुमने मुझे अभी अनन्या दिखाया, अभी एक क्वेश्चन हमने जो डाउट्स में किया था, उसी एक क्वेश्चन को अनन्या ने घुमा के कर रखा था, है ना? तो लर्निंग मिलेगी कि एक क्वेश्चन कई तरीकों से हो सकता है। पहले आप मेरा मेथड देखोगे, फिर एमएल अग्रवाल का मेथड ओरल पढ़ लेना, और कॉपी में तुम्हें दोनों में से जो इजी लगे वो कर लेना। मेरा मेथड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, बी कांस्टेंट, 2y वाई डैश। मैं वाई डैश प्रीफर करती हूँ क्योंकि अभी अपॉन का पंगा पड़ने वाला है इसमें, मुझे पहले ही पता था अपॉन का पंगा पड़ेगा। तो वो dy ओवर dx अपॉन समथिंग मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है देखने में, इसलिए मुझे वाई डैश इजी लगता है। अब देखिए, 2 कॉमन आकर 0 के साथ चला गया। एक टर्म को उधर शिफ्ट कर दीजिए, किसी भी एक टर्म को उधर, या चलो 2 भी बाद में ही भेज देंगे, किसी भी एक टर्म को उधर शिफ्ट कर दीजिए 0 के पास। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूं, वाई वाई डैश अपॉन एक्स। अच्छा, आपने क्या नोटिस किया कि मैम जो एग्जाम्पल 4 था उसमें एक बार डेरिवेट करने से एक कांस्टेंट पहले झटके में ही खत्म हो रहा था, बट यहाँ ए भी विराजमान है, बी भी विराजमान है, ना ए खत्म हुआ ना बी खत्म हुआ। बट मेरी ट्रिक देखना, अब मैंने कुछ ऐसा कर दिया, अब दोबारा डिफरेंशिएट करने पे ए और बी एक साथ खत्म है। देखो, अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमारे बस का नहीं है क्वोशिएंट रूल लगाना, फिर उनके लिए जवाब है एमएल अग्रवाल मेथड कर लेना, एक बार उसको पढ़ के देखना। अब यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, माइनस ए अपॉन बी का डेरिवेटिव, या क्वोशिएंट रूल लगाऊं, -3/5 -6/3 का डेरिवेटिव 0, क्वोशिएंट रूल बोलो। क्योंकि मैंने y डैश यूज किया है तो dy ओवर dx अपॉन x का पंगा ही नहीं है। क्वोशिएंट रूल बहुत ही आसान, बोलो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, भव्य एक मिनट और सुन, रुक जाओ। डिनोमिनेटर एज इट इज, इसमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल, चैप्टर 5 तो में आता है, बोलो प्रोडक्ट रूल। वाई एज इट इज, वाई डबल डैश, वाई डैश एज इट इज, वाई का वाई डैश, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 1, ये 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, क्या कॉमन आ गया? वाई डैश कॉमन आ गया? नहीं, वाई भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, आंसर देखो। कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो हमें आंसर देखना चाहिए। अरे शिफ्ट शिफ्ट एक्स, शिफ्टिंग विफ्टिंग, देखो हमें पता है क्या बोर्ड की मार्किंग स्कीम में क्या आंसर है, कहीं भी छोड़ देना, बट आंसर तो बन गया ना। और कितना छोटा पड़ा है, अब आप उनकी ट्रिक्स पढ़िए, उसके बाद कॉपी में जो मेथड अच्छा लगेगा वो कीजिएगा। मैं बिल्कुल भी उनके मेथड के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये मेथड इसलिए गुड है, एक ही झटके में ए और बी का सफाया।
निष्कर्ष ये निकलता है कि आप कोई भी तिकड़म लगाकर फिल इन द ब्लैंक्स भरो। ए और बी को भगाना है, कोई भी ट्रिक लगाकर, अपने माइंड का इस्तेमाल करके ए और बी भगाना है। ऑनलाइन सभी को ये समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम। 8.2 का क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट रूल। और इसमें याद करो, एक तो वन का यूज होगा और एक जो डिफरेंशिएट करके वाई भरने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन का यूज होगा। ऐसे दो क्वेश्चन करके आए हम पीछे, इन्होंने जैसे भी किया है लीव दैट। आप इसे 8.2 की तरह करना, 8.2 की तरह करना इसको। तभी तो बार बार कह रही हूँ 8.2 8.3 एक ही बात है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। लो भाई, बन गया बॉक्स। इसकी वैल्यू y भर दीजिए, और y भरने के बाद इसको 2 मान लीजिए और कहिए 1 का यूज किया है। अब इस 2 का भी यूज होगा। किसका सफाया हो चुका है? ए का सफाया हो चुका है। आ गया होगा याद मेथड। अब दोबारा डेरिवेट करूंगी और इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू भरने वाली हूं। मुझे आपको भी पहले ही पता है। करो दोबारा डेरिवेट, अगेन डिफरेंशिएटिंग, चेन रूल, y का dy/dx, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से भर दो। 2 इंटू dy/dx माइनस 2y, ब्रैकेट ओपन कर दो, एंड क्वेश्चन डन। जो लोग भूल चुके हैं कि मैम हमें नहीं याद आ रहा, ये हमने 8.2 में किया था, बस एक ही जवाब है मेरे पास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कर लो। बिना प्रैक्टिस के मैथ में नहीं स्कोर कर सकते, नो वे। किसी भी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते, बट मैथ में रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। यदि आप अभी फ्राइडे का भूल गए होंगे तो बहुत खतरे की निशानी है। चैप्टर 1 तो अप्रैल में किया था, वो तो क्या ही याद होगा। अब जैसे 8.2 का इतना कम होमवर्क था, 2 दिन में दिया था थोड़ा थोड़ा होमवर्क, चलो वो तो खैर इंटीग्रेशन का टेस्ट था। लेकिन मान लीजिए होमवर्क केवल हाफ एन आवर का है, तो आपको मैथ जबरदस्ती 2 घंटे पढ़नी है। होमवर्क 1 घंटे का है तो 1 घंटा प्रैक्टिस, होमवर्क हाफ एन आवर का है तो 1.5 घंटा प्रैक्टिस, होमवर्क 1.5 आवर का है, बहुत ज्यादा होमवर्क है, तो केवल आधा घंटा प्रैक्टिस। 2 घंटे मैथ करनी ही करनी है हर कीमत पे। इसको एक वो बना लो संकल्प। कैसे समझाऊं, मुझे मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं मिल रहे। वैरायटी चेंज हो चुकी है। ये था एग्जाम्पल नंबर 5, जरा ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 तक क्या दिया था? एग्जाम्पल नंबर 5 तक क्या दिया था? कर्व। कर्व को डिफरेंशिएट करके क्या बना ली? डिफरेंशियल इक्वेशन। 8.2 में भी कर्व उठाते थे, डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते थे। एग्जाम्पल 5 तक भी यही चला।
जरा देखना 5 के बाद, 5 के बाद वर्ड प्रॉब्लम्स है, स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को पढ़कर और क्लास 11th का यूज करके आपको पहले कर्व खुद लिखना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। मैं अपना हर साल का एक्सपीरियंस बता दूं, कोर का भी अप्लाइड का भी। कोर में तो ये डिलीटेड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर साल अप्लाइड का बच्चा एग्जाम्पल 5 के बाद फंसता है। क्यों? 11th का बेस वीक, वो क्या ही गलत लिख देते हैं स्टेटमेंट पढ़ के, कर्व। उसके बाद वो कितना भी परफेक्ट हो, उन्हें डिफरेंशिएशन कितना भी अच्छा आता हो, उन्हें मैं एग्जाम्पल 5 तक कितना भी अच्छा पढ़ा चुकी हूँ, उनकी क्या गलत हो जाती है? स्टार्टिंग, कर्व। तो हमें एग्जाम्पल 5 के बाद किस में परफेक्ट होना है? कि उस स्टेटमेंट को पढ़ के कर्व ठीक लिख दें, तभी तो आगे कहां तक पहुंचेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन तक। पैराबोला तो मैं चारों तरह के लिखा चुकी हूँ, यूज हुए थे चारों तरह के पैराबोला लिखा चुकी हूँ। अब अपनी फॉर्मूला नोटबुक में इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल, यदि आपको सर्कल का सेंटर एच के पता है और सर्कल का रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है क्लास 11th चैप्टर सर्कल्स। एक और इक्वेशन होती थी, किसको याद है? एक और होती थी, हमने बहुत यूज की 11th में। एक तो ये होती थी व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन, एक और होती थी, हाँ बेटा, जी एक्स वाली, याद होनी चाहिए थी ना। अब 1 मिनट रुकेंगे, मैं चुप हो रही हूँ, आप कॉपी करना आराम से। अब एमएल अग्रवाल ने क्या किया है? किसी क्वेश्चन में ये फॉर्म यूज की है, किसी क्वेश्चन में ये फॉर्म यूज की है। लास्ट ईयर हमने सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्म से किए, वरना मेरा जो बच्चा थोड़ा कम समझ पाता है मैथ, वो कैसे एग्जाम में याद करके जाएगा या हिसाब लगाएगा? वो क्वेश्चन आया तो इस फॉर्म से करूंगा, वो क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्म से करूंगा। तो मैंने सारे ही क्वेश्चन एक ही फॉर्म से करा दिए थे। तो इन्होंने जो भी क्वेश्चन जीएफसी से कर रखे हैं, वो हम सारे एचकेआर से करेंगे। और आपको घर जाकर जीएफसी से करना है, आपको सॉल्यूशन पढ़ते ही समझ आ जाएगा। दोनों में कितने कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट? दोनों में 3 3, एचकेआर 3, जीएफसी 3। अब हो सकता है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एग्जामिनर दे दे। मान लो उन्होंने कहा रेडियस 3 है, तो जब मैं यहाँ पे 9 भर दूंगी, तो फिर मुझे केवल क्या भगाना रहेगा? एच और के। तो कितनी बार डेरिवेट करूंगी? 2 बार। मान लो उन्होंने के दे दिया क्वेश्चन में, तो मैं एच और आर भगाऊंगी, तो भी कितनी बार डेरिवेट करूंगी? 2 बार। मान लो के भी दे दिया, आर भी दे दिया, तो मैं केवल एच को भगाऊंगी, एक ही बार डेरिवेट करूंगी। तो वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ आएगी बात। तो मैं सारे क्वेश्चन इस वाली फॉर्म से करने वाली हूं। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रही है मेरी बात? और जिनको एमएल ने 2 4 हिस्से किए हैं, तो वो आप उनका मेथड पढ़ लेना, जिनको उस मेथड से करना है। अब बस 1 मिनट और। एग्जाम्पल 6 में बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने बैठ गए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को कहा ही नहीं है, केवल और केवल ऑर्डर मांगा है, रेडियस 3 है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज रेडियस 3 है, रेडियस 3 है, और केवल ऑर्डर मांगा है, इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर बताओ। तो सिंपल, 2, क्योंकि एच और के भगाने में 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, दे आर जस्ट आस्किंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, ऑर्डर। दे आर जस्ट आस्किंग द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, केवल ऑर्डर।
तो हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी, फिर हमने देखा अरे एच और के भगाना है, टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑर्डर। 7 से हो जाएगी मेहनत शुरू। 7 से क्यों मेहनत शुरू है? पहले तो कर्व सही लिखना है, फिर उसके आगे पहले 5 एग्जाम्पल वाली मेहनत करनी है। नाउ टेक योर टाइम। अब आपको जो कॉपी करना है कीजिए, और जो कॉपी कर चुके हैं वो एग्जाम्पल 7 के सॉल्यूशन पे रजिस्टर रख लो, और पूरा ब्रेन यूज करो। हाइड द सॉल्यूशन एवरीवन, और बहुत समझदारी से, बहुत सोच समझ के 7 को ट्राई करो। अच्छा अच्छा, 7 तो वो नहीं है, सर्कल नहीं है। मैंने जब एरिया अंडर द कर्व पढ़ाया था, तो जो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या लिखवाई थी मैंने? इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये सब बेटे आप लोग कहाँ ऐड कर लेना घर जाके, फॉर्मूला नोटबुक में ऐड कर लो। यदि आपने करेक्ट कर्व ही नहीं लिखा शुरुआत में, तो डिफरेंशिएट क्या करोगे? जो जो भी चीजें बीच बीच में आती हैं, घर जाते ही फॉर्मूला नोटबुक में ऐड हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल 7 तो बहुत टाइम बाद ज्यादा ही इजी मिला। आ गई एम की वैल्यू, कर दो इक्वेशन 1 में एम की वैल्यू पुट, एंड आंसर। ये तो ज्यादा इजी आ गया बीच में, विद इन सेकेंड आपने एम भगा दिया। मैं ये भी समझाऊंगी क्वेश्चन में फैमिली वर्ड क्यों है। क्वेश्चन में फैमिली, मैं बढ़ू आगे या शैल आई वेट? वो सारे सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पे हो और रेडियस यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, तो इसका हम रफ डायग्राम एग्जाम में भी बना देंगे। इन रेड इन सेंटर की इसकी बात हो रही है। और फैमिली क्यों कहा? फैमिली क्यों कहा? अच्छा, ये तो बड़े छोटे बना दिए। रेडियस तो क्या बनाना था मुझे? सेम लेना था रेडियस 1 यूनिट, बट उन्होंने उसकी पोजीशन नहीं बताई। मैं कहीं भी ले सकती हूँ, मैं कहीं भी ले सकती हूँ, कहीं भी। इस लास्ट ईयर बच्चों ने क्या फिगर बना के दी मुझे इसकी, कि मैम सेंटर ओरिजिन ले लो रेडियस 1। क्यों ले लो सेंटर ओरिजिन? और उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, सेंटर 0 0 लेते ही। देखो, सारा ही काम खराब हो गया। सेंटर 0 0 और रेडियस 1, कौन बचा आर्बिट्ररी कांस्टेंट? एक भी नहीं। किसे भगाओगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो होना चाहिए, चाहे एक या दो। 3 वाला तो आया ही नहीं सिलेबस में, 2 तक ही है। तुमने एच और के 0 0 ले लिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या ले ले? एक के अंदर एक, रेडियस अलग अलग होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। रेडियस 1 यूनिट है। यदि कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिए,
तो रेडियस 1 यूनिट कैसे रहेगा? एक का छोटा रेडियस एक का बड़ा नहीं होगा क्या? कॉन्सेंट्रिक। तो कैसे इस ये फैमिली के कारण वर्ड फैमिली है। हम एग्जाम में एक ही बनाएंगे। ये तो मैंने फैमिली बना के दिखाई आपको। एग्जाम में एक ही बनाएंगे। इन सब सर्कल्स की वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि इन सब सर्कल का अलग क्या होगा? एच के। ठीक है क्या? चलो अब बताओ मुझे, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एच कॉमा के क्यों गलत है? एच कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। 20, 30, 40, -10, -20, तो के तो पक्का जीरो है। और रेडियस पक्का 1 यूनिट है। ये यहाँ पे भर दो। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, y-0 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब जो कर्व इन्होंने एग्जाम्पल 5 तक लिख के दिए, वो कर्व पहले हमने 11वीं की जनरल नॉलेज से पहले कर्व लिखा। अब वही काम एच भगाने वाला। अब वही काम पूरा। तो क्या मेहनत करनी है कल हमें पूरे टाइम? स्टेटमेंट पढ़कर करेक्ट कर्व लिखना है। यदि कर्व में गड़बड़ कर दी, करते रहना आगे, टाइम बर्बाद। चलिए एच भगाइए। एच भगाना है। एलिमिनेट एच, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे एलिमिनेट एच, और देसी भाषा में बोलेंगे एच भगाओ। एच का खात्मा करना है। एच को एलिमिनेट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का 0, 2 कॉमन आके 0 के अरे एच निकालने की जरूरत ही क्या है? एक्स माइनस एच ही भर दो ना 1 में। व्हाट इज द नीड टू फाइंड एच? और एच निकाल के भरोगे तब भी यहीं पहुंचोगे। देखो बेटा, एच की वैल्यू भरोगे आप एक्स प्लस इतना, तो जब एच की वैल्यू भरोगे एक्स से एक्स कट जाएगा, यहीं पहुंच जाओगे। तो चाहे एच भर दो या पूरा का पूरा एक्स माइनस एच ही पुट कर दो, वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। स्क्वायर कर दो। और लास्ट में अपनी वो लाइन लिख दो, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन्होंने 8 किया एच के आर से और 9 किया जीएफसी से। तो अब हम 9 को एच के आर से करेंगे और हम इनका सॉल्यूशन नहीं, हेल्प नहीं ले पाएंगे। हम इनसे जस्ट डायरेक्ट आंसर चेक करेंगे। वरना आप लोग थोड़ा ये पता नहीं लगा पाओगे कौन सा क्वेश्चन जीएफसी से करें और कौन सा क्वेश्चन एच के आर से करें। एग्जाम्पल 9 विल बी द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे, क्योंकि इसमें 10 मिनट लग जाएंगे। होमवर्क, मैक्सिमम एक्सरसाइज जितनी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी नहीं है। चलिए
पहले अब आप बुक से तो हेल्प ले ही नहीं पाएंगे, मुझे कर्व लिख के दे दो जरा। देखें 11th के हिसाब से कर्व कैसे लिखोगे। फैमिली मत बनाना, एक ही सर्कल बनाना। सेंट ये मैं नहीं बताऊंगी। सेंटर ऑन एक्स एक्सिस टचिंग ओरिजिन। सेंटर ऑन एक्स एक्सिस टचिंग ओरिजिन। जब कर्व बन जाएगा मुझे अनन्या कर्व बताना, बल्कि मुझे दिखाना, बताना मत। यदि तुमने मतलब एक भी बच्चे ने बोल दिया और वो सही हुआ, फिर बाकी क्या करेंगे। जो लोग ऑफलाइन है मुझे जरा कर्व दिखाना, कर्व क्या लिख रहे हो। एक मिनट बेटे। दोबारा सोचो। थिंक थिंक। जिसने कर्व, कर्व लिखने में इतना टाइम लग रहा है। एक स्टेप में लिखना है कर्व। कहानी नहीं लिखनी कर्व में, एक स्टेप में लिखना है कर्व। नो। ये तो तब बनेगा जब सेंटर 0 0 होगा। एच छोड़ के 0 0 ले लिया सेंटर, ओरिजिन को सेंटर ले लिया। सेंटर तो देख ओरिजिन से कितनी दूर है। आर। आर स्क्वायर इक्वेशन आर, तब भी गलत है, आर स्क्वायर लेके भी गलत है। ये क्या लिखा है। ओ माय गॉड। चलो भाई, शौर्य ने सही लिख के दे दिया। गुड शौर्य, वेरी गुड। एट्थ क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट्थ क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अभी अभी वृंदा ने बताया के 0 होना पड़ेगा। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस तो के तो 0 होना पड़ेगा। एट्थ क्लास की, यदि ये 2 0 है तो ये दूरी कितनी होगी ओरिजिन से। 2 2। तो यदि h 0 है तो ये दूरी कितनी होगी सेंट ओरिजिन से। h। तो रेडियस की जगह h लेना है। ओ माय गॉड, 12th का बच्चा है। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट। केवल एक। अब देखो, अब आपको लगेगा मैम आर ले लिया तो क्या हुआ, आप तो 2 बार डेरिवेट करोगे। और इसमें होना कितनी बार है डेरिवेट, एक बार। तो ऐसा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 ही मिलेगा। क्योंकि, तो भव्य समझ आ गई अर्णव बात। पहले क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, सही कर्व। आगे आगे आपको कितने भी परफेक्ट हो आप एच भगाने में, कि मैम एच तो हम भगा ही लेंगे। अरे भाई कर्व तो सही लिखो पहले। तो 8.3 में इतनी मेहनत हमें हर साल करनी पड़ती है, कर्व सही लिखना है। ये यूज हुई एट्थ की कोऑर्डिनेट। चलो भाई एच भगा के दिखाओ। अरे ये तो सेम है। जैसे यहाँ 1 का 0 हो गया, वहां एच स्क्वायर का 0 हो जाएगा। ऐसा लग नहीं, अच्छा वहां 1 था, यहाँ एच है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2u, एक्स माइनस एच का 1, 2y डैश एच स्क्वायर का 0। क्या कह रहा है दिमाग। 2 कॉमन आके 0 के साथ चला गया, और h की वैल्यू x प्लस वाई डैश आ गई। h की वैल्यू x प्लस वाई डैश आ गई। अब इक्वेशन 1 में जरा दोनों h रिप्लेस कर दो, और बल्कि x माइनस एच को ये भर दो। एक ही बात है, x माइनस एच को ये भर दो और h को ये भर दो। और आंसर बताओ बुक से मैच हुआ या नहीं हुआ।
मैच हुआ? बुक से मैच हो गया आंसर? बेटा इनका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी तो है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड भेज, बुक वाला आ तो गया आपका। अनन्या कैसे पजल हो गए? एक्स माइनस एच की जगह और एच की जगह आंसर निकालने के बाद पजल हो रही है। वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैंसिल। अब आपकी मर्जी बेटा। बुक जैस आप आंसर कहीं भी छोड़ देना, चाहे तीनों एक तरफ छोड़ देना, चाहे एक्स उधर छोड़ देना। यस बेटे। मुझे तो वाई डैश से इजी लगता है। ये तो तुम्हारे सेम है, ही तो कटेगा तुम्हारी। वाई वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर था यहाँ पे तो। एच का स्क्वायर था होल स्क्वायर। इसका पूरे का होल स्क्वायर होना। 2ab कहाँ है? अरे इतनी अजीब सी गलती। 10 में तो बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं छुट्टी करने वाली हूँ, मुझे ये बता दो बस, 9 और 11 में क्या फर्क है? बस उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। इसका भी तो सेंटर एक्स एक्सिस पे ही था बेटा। देखो बेटा, हाँ सही कहा तुमने अनन्या। बहुत बच्चे गलती करते हैं 9 और 11 में। 9 में क्योंकि ओरिजिन से टच हो रहा है तो रेडियस भी एच हो गया, बट 11 में रेडियस एच नहीं होगा। यहां से यहां तक कोई एच होगा? एच तो ओरिजिन से सी तक होगा एच तो यानी इसमें दो बार डेरिवेट करना पड़ेगा और इस एच की जगह आर लेना पड़ेगा। तो आप 9 और 11 में फर्क को समझो। 9 में ओरिजिन से टच हो रहा है, बट 11 में ओरिजिन से टच नहीं हो रहा है। तो आपको एग्जाम में पहले दो बार स्टेटमेंट पढ़ना है, सही कर्व लिखना है। ओके बाय।